Good morning to everybody, and I welcome you all in the class of income tax on behalf of Education Express channel. And as usual, we are discussing on the topic income from salary, and we have taken some illustrations and questions on this topic. And today we are proceeding a new variety, and that is two aspects we are going to take up today, that is पे स्केल एंड ग्रेच्युटी। ये क्या होते हैं इन पर ज़रा गौर कीजिएगा, क्योंकि इनकम फ्रॉम सैलरी के टॉपिक में बेसिक्स बात हम कर चुके हैं और ये इसके सबसे टिपिकल पार्ट में से है। ध्यान रखिएगा, इनकम फ्रॉम सैलरी का जो सबसे टिपिकल पार्ट है वो आज टेकअप कर रहे हैं, क्योंकि हम बेसिक्स पर बात कर चुके हैं। तो बेसिक्स क्लियर हैं तो फिर इनको बात समझने में आसानी रहेगी। सबसे पहले हम लेते हैं पे स्केल, हिंदी में कहेंगे वेतनमान। वेतन श्रृंखला होती है एक, जिसमें कि एक पे स्केल दिया जाता है। और पे स्केल का मतलब होता है कि जब कोई व्यक्ति नौकरी में प्रवेश करता है तो उस समय उसे बता दिया जाता है कि आपकी पे इतनी रहेगी। हर साल उसमें 12 महीने कंप्लीट होने के बाद एक निश्चित राशि वृद्धि के रूप में दी जाएगी, जिसको इंक्रीमेंट कहते हैं, वेतन वृद्धि। और वो हर साल लगातार बढ़ती रहेगी एक निश्चित सीमा तक, फिर उसमें चेंज आएगा और फिर उसमें वृद्धि होती रहेगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे एक कोई व्यक्ति है और उसको अपॉइंटमेंट मिला है पे स्केल 10,000 -500 -15,000 -700 -20,000। मान लीजिए पे स्केल दे रखा है। इसका मीनिंग क्या हो रहा है ये समझिएगा। एक्स को जब अपॉइंटमेंट दिया गया तो उसका वेतन 10,000 रुपये रहेगा, और जिस दिन उसने ज्वाइन किया है उसके 12 महीने पूरे होने पर, 1 वर्ष पूरा होने पर उसके वेतन में 500 रुपये प्रति वर्ष वृद्धि होती रहेगी। हर साल 500 रुपये बढ़ेंगे। जैसे ही 12 महीने पूरे हुए 500 बढ़े, फिर 12 महीने पूरे हुए फिर 500 बढ़ाए, फिर 12 महीने पूरे फिर 500 बढ़ाए। इस प्रकार से ये वृद्धि होती रहेगी। कब तक? जब तक वेतन 15,000 नहीं हो जाएगा। 10,000, 10,500, 11, 11,500, 12, 12,500, 13, 13,500, 14, 14,500, 15,000। ये 15,000 आ गया। जब 15,000 पर पहुंच जाएगा तो फिर वेतन वृद्धि 500 से बढ़कर के 700 हो जाएगी। फिर 15,000 जो जिस दिन पूरे हुए उसके 1 साल बाद, 12 महीने बाद वेतन हो जाएगा 15,700। फिर वेतन वृद्धि 700 रुपये और होगी तो 16,400। फिर 12 महीने पूरे होने पर, साल भर पूरा होने पर फिर 700 वृद्धि हो जाएगी तो 17,100। इस प्रकार से वेतन वृद्धि होती रहेगी और अधिकतम ये 20,000 रुपये तक पहुंचेगा रिटायरमेंट तक। यदि प्रमोशन नहीं होता है तो ये रिटायरमेंट तक 20,000 रुपये तक ये वेतन वृद्धि होती रहेगी। 20,000 जहाँ पर हुआ फिर वेतन वृद्धि नहीं होगी। इसका मतलब ये हुआ। बात समझ में आ रही है? या तो उसका प्रमोशन हो करके नेक्स्ट पे स्केल में चला जाएगा, और नहीं तो वहाँ पर वेतन वृद्धि रोक दी जाएगी उसकी। ये इसका मतलब होता है। और जब इससे रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं तो बड़े टिपिकल बन जाते हैं। कई बार बड़ी दिक्कतें आ जाती है और बड़ा कॉम्प्लिकेशन डेवलप हो जाता है, और ध्यान रखना पड़ता है कि किस तारीख में किस को डेट चेंज हो रही है, पे स्केल चेंज हो रहा, वेतन में वृद्धि कितनी हुई कितनी नहीं हुई है। यदि रिटायरमेंट हो रहा तो उस समय भी बड़ा ध्यान रखना पड़ता है इस पे स्केल के क्वेश्चंस में। तो बड़ा सावधानी से एक एक चीज़ को समझने की कोशिश कीजिएगा।
ओके, हम इन बातों को समझने के लिए आज एक एग्जाम्पल के रूप में अनसोल्व्ड क्वेश्चन नंबर 2 ले रहे हैं। अनसोल्व्ड क्वेश्चन नंबर 2 है जो इसी से संबंधित प्रश्न है और शुरू में यही प्रश्न आपको दे रखे हैं। देखिए, इसकी इम्पोर्टेंट बातें मैं लिख देता रहा हूँ कि क्या कह रहा है ये। इसने कहा है कि श्री कुंदन, ये कुंदन कोई व्यक्ति हैं, मिस्टर कुंदन, एक 6/2015 को 1/6/2015 को इनकी नियुक्ति हुई है। पे स्केल इस तरह दे रखा है। दो 15,000 सॉरी हाँ 15,000-500। क्वेश्चन नंबर 1 है ये। डैश 20,000 डैश 800 डैश 24,000 ये दे रखा है। फिर आगे उसने कहा है कि वेतन में नौकरी प्रारंभ की, उसके नियोक्ता ने उसे 2 अग्रिम वेतन वृद्धि प्रदान की। कर्णधार वर्ष 2020-21 में उसका कुल वेतन ज्ञात कीजिए यदि वे सरकारी कर्मचारी है और यदि गैर सरकारी कर्मचारी है तो। पहला, नॉन गवर्नमेंट सर्वेंट, दूसरा गवर्नमेंट सर्वेंट। दोनों स्थिति में इसका बताना है कि इसकी सैलरी क्या होगी। उसका मूल वेतन ज्ञात करना है 2020-21 का। ये है क्वेश्चन आपके। अब देखिए किस प्रकार से इसका कैलकुलेशन किया जाता है। पहले हम ये मानकर चल रहे हैं, जैसा क्वेश्चन में दिया हुआ है, कि वह नॉन गवर्नमेंट सर्वेंट है। यदि गवर्नमेंट सर्वेंट होता तो चेंज होता है, नॉन गवर्नमेंट सर्वेंट होता तो चेंज क्या नहीं होता ये पता लगेगा। ओके, आप ये जानते हैं, ध्यान से समझिए कि एक चीज़ को, आप ये जानते हैं कि जिस वर्ष इनकम टैक्स पेमेंट करना होता है उस वर्ष को हम असेसमेंट ईयर कहते हैं। असेसमेंट ईयर इसका है 2020-21, ये असेसमेंट ईयर है। तो इसका मतलब इसकी इनकम होनी चाहिए प्रीवियस ईयर की, और प्रीवियस ईयर क्या होगा 2019-20, अर्थात 1/4/2019 से 31/3/2020 तक इसकी इनकम क्या थी वो मालूम करनी है, ताकि असेसमेंट ईयर 20-21 पर उस पर टैक्स लग सके। बात क्लियर हो रही है? ओके, अब ज़रा ध्यान रखिएगा, उसने ज्वाइन किया था 1/6/2015 को, देखिएगा, और उसने कहा है कि उसके नियोक्ता ने 2 वेतन वृद्धि दी है। ज्वाइन दी सर्विस, कब ज्वाइन किए? ऑन 1/6/2015 को,
और पे था उस दिन उसका 15,000 रुपये। उसने कहा कि जिस दिन ज्वाइन किया था उसके नियोक्ता ने 2 वेतन वृद्धियां दी थी। चेक कीजिएगा, नौकरी प्रारंभ की, उसके नियोक्ता ने उसे 2 अग्रिम वेतन वृद्धि प्रदान की। 2 अग्रिम वेतन वृद्धि, एक वृद्धि है आपके 15,000 डैश 500 डैश 20,000, 15,000 डैश 500 डैश 20,000, ये है इस तरह से। तो वेतन वृद्धि 500 रुपये प्रति वर्ष हो रही है। 15,000 से उसने शुरू किया और जैसे ही 12 महीने पूरे हुए, अर्थात 1/6/15 को नौकरी शुरू करी, तो इसका मतलब हुआ है 1/7/16 को पहली वेतन वृद्धि होगी, 1/7/18 को दूसरी, 1/7/19 को तीसरी, इस प्रकार से। क्योंकि 30/6/2016 को इसके 12 महीने पूरे हो जाएंगे। 1/6 और 1/7 से उसको दूसरी वेतन वृद्धि शुरू हो जाएगी। और 2 वेतन वृद्धि दी है एड। वेतन वृद्धि को अंग्रेजी में कहते हैं इंक्रीमेंट। ये इंक्रीमेंट 2, 2 इंक्रीमेंट दिए, 500 प्लस 500, ये एक वेतन वृद्धि 500 की अभी यहाँ पर। तो कुल मिलाकर के इसकी पे हो गई है 16,000, 1,000 जोड़ने पर। ये इसकी वेतन होगी 1/6/2015 को, ये रहेगी। 15,000 रुपये नहीं रहेगी, क्योंकि वेतन वृद्धि एडवांस में दे दी उसे, 2 वेतन वृद्धियाँ दी। हो सकता है उसकी अच्छी नॉलेज या अच्छी परफॉर्मेंस की वजह से ऐसा उन्होंने किया हो, कुछ भी कारण हो सकता है। उसका इंटरव्यू करते समय उन्हें लगा कि ये कैंडिडेट हमारे ज़्यादा सूटेबल है, तो उसको 2 वेतन वृद्धि दे दी। ये तो उनके ऊपर डिपेंड करता है। तो 1/6/15 को 15,000 रुपये के पे स्केल में उसकी नौकरी लगी थी, परंतु उसको 2 वेतन वृद्धियाँ दी है और 1/6/15 को उसका वेतन 16,000 माना जाएगा। क्लियर होगी बात? ओके। तब देखिएगा, पहला 1/6/15 से 30/6/15 तक वेतन रहेगा 16,000। दूसरा, फिर 1/7/15 से वेतन वृद्धि 500 रुपये करें तो 30/6/15 में 500 रुपये प्लस करें और वेतन वृद्धि रहेगी 16,500। ये फिर तीसरा 1/7/15 से 30/6/16 तक हो गया। 1/7/16 टू 30/6/17 तक। एक मिनट, गलती हो रही है। जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, यहीं से गलती हो रही। 1 मिनट, ये 15 की जगह 16 होगा, ये 16 से 17 हो जाएगा, ये 17 से 18 होगा। ये देखिए, भूल हो रही थी, करेक्शन देखिए इस तरह से लिए। 1/6/15 से 12 महीने पूरे होंगे, 30/6/16 को वेतन 16,000। फिर 1/7/16 को वेतन वृद्धि 500 रुपये हो करके, और ये
30/6/17 तक चलेगा 16,500। अब एक साथ 17 से फिर प्लस 500 करेंगे तो वेतन हो जाएगा 17,000 इसका। फिर चौथा 1/7/18 से 30/6/19 तक वेतन फिर प्लस 500 कर देंगे तो ये हो जाएगा 17,500। फिर पाँचवा 1/7/19 से 30/6/20 तक फिर 500 रुपये की वेतन वृद्धि करेंगे इसमें, और ये हो जाएगा आपके 18,000। ये हो गया, ये हमारा ईयर आ गया जो प्रीवियस ईयर होता 20, वहाँ तक आपको चलना है। ऐसी कई बार बहुत लंबी टेबल बनानी पड़ जाती है। यदि 5-10 साल का दे दिया तो 5-10 साल के इंक्रीमेंट लगाते हुए पे स्केल के आधार पर उस दिन बेसिक पे क्या होगी ये मालूम करना पड़ेगा। इसकी बेसिक पे ये रहेगी इस वर्ष। अब हमारा प्रीवियस ईयर मालूम है 1/4/2019 को, तो 1/7/19 को ही इसकी पे थी ये 1/6/15 से चलेगा 30/6 तक, फिर 1/6/30/5 तक 1/6 को वो हो जाएगा। तो आपके 1/4/19 को ये यहाँ 30 जून 19 इस पीरियड में आ रहा है। देखिएगा 30/6/19 तक यहाँ पर पे 17,500 थी, तो 1/4/19 को इसकी पे रहेगी 17,500। फिर 1/5/19 को पे रहेगी 17,500। फिर 1/6/19 को इसकी पे हो जाएगी बढ़ करके 18,000, और फिर 1/6/19 से ये रहेगी 1/6/19 से वर्ष खत्म हो रहा हमारा 31/3 टू 31/3/2020 तक पे रहेगी यही 18,000। अर्थात 17,500 रुपये के रेट से 2 महीने की पे और 18,000 रुपये के रेट से 10 महीने की पे, 12 महीने की पे। 17,500 को 2 से गुणा किया तो 35,000 रुपये, और 18,000 को 10 से गुणा किया तो 18,000, 1,80,000 रुपये। 18,000 टोटल पे आ रही है 5, 8, 11 का 1 और 2,15,000 रुपये पे। चेक कीजिएगा आपके उत्तर के अनुसार ये आ रही है 2,15,000 रुपये। यदि ये नॉन गवर्नमेंट सर्वेंट है तो ये देखिए इस तरह से कैलकुलेशन, बात समझ में आ रही है। अब आप ये देखिएगा कि यदि ये गवर्नमेंट सर्वेंट होता तो क्या होता। यदि यही व्यक्ति मिस्टर कुंदन है, यदि गवर्नमेंट सर्वेंट की जगह नॉन गवर्नमेंट सर्वेंट की जगह गवर्नमेंट सर्वेंट होता तो सैलरी में क्या चेंज आ जाता है। ठीक है, बात समझ में आ रही है। पहले हमें पे स्केल वर्किंग नोट में बना लेना पड़ता है, बना करके और फिर मालूम करना होता है कि हमारा प्रीवियस ईयर क्या है, कब से शुरू होकर कब समाप्त हो रहा है, और उस पीरियड में हमारी पे कितनी कितनी रहेगी। ये पे स्केल का सवाल इस तरह से होगा। अर्थात इस गत वर्ष में उसकी टोटल पे, ये टोटल बेसिक पे in the previous year 2019-2020 इस पीरियड में ये पे रहेगी। इस पर टैक्स लगेगा 2021 में, असेसमेंट ईयर
2020-21 में इनकम रहेगी उस समय ये, इस पर टैक्स लगाया जाएगा। बात क्लियर हो गई। आइए हम दूसरी स्थिति को देखते हैं कि व्हेन ही इज, ये अभी थी स्थिति ये नॉन गवर्नमेंट सर्वेंट की। यदि ये नॉन गवर्नमेंट सर्वेंट है तो स्थिति ये रहेगी। अब यदि ये गवर्नमेंट सर्वेंट होता तो क्या होता? व्हेन ये नॉन गवर्नमेंट सर्वेंट की, when he is government servant, चेंज क्या आ रहा है, ध्यान से सुनिएगा। आप ये जानते हैं कि किसी भी व्यक्ति की सैलरी जो वो प्राप्त करेगा प्रीवियस ईयर में, उसमें टैक्स असेसमेंट ईयर में लगता है, नंबर 1। नंबर 2, आप ये जानते हैं कि प्रीवियस ईयर शुरू होता है 1 अप्रैल को और समाप्त होता है अगले वर्ष 31 मार्च को। जैसे यहाँ पर मिस्टर कुंदन जब ये नॉन गवर्नमेंट सर्वेंट माना गया था तो इसका प्रीवियस ईयर शुरू होता है 1/4/19 से और एंड हुआ है 31 मार्च 2020 को। परंतु यदि, अब ध्यान से, यदि कोई व्यक्ति गवर्नमेंट सर्वेंट हो तो उसका प्रीवियस ईयर थोड़ा सा चेंज होगा और प्रीवियस ईयर इन लोगों का होगा इन लोगों के लिए प्रीवियस ईयर जो होगा वो थोड़ा अलग होगा। प्रीवियस ईयर, और वो शुरू होगा 1/4 के स्थान पर 1/3/2019 टू 28 या 9 जो भी है फरवरी 2020। ये तो 28 फरवरी होगी या 29 फरवरी होगी, पर होगी फरवरी की डेट, उसमें होगा। क्यों? कारण क्या है? क्योंकि गवर्नमेंट सर्वेंट्स को, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट का हो या स्टेट गवर्नमेंट का हो, आप सभी जानते हैं कि जिस महीने वो सर्विस करते हैं उस महीने के एंड तक उनको सैलरी नहीं मिलती है। अगले महीने के 1 तारीख, 2 तारीख, 3 तारीख, 10 तारीख तक सैलरी मिलती है। जैसे मान लीजिए ये मिस्टर कुंदन कुमार हैं, यदि ये गवर्नमेंट सर्वेंट होते तो जो नवंबर महीना अभी गया है, इस नवंबर महीने के 1 नवंबर से लेकर 30 नवंबर तक नौकरी करेगा तो 30 नवंबर को उसको वेतन नहीं मिलेगा। 1 दिसंबर को मिल सकता है, 1 दिसंबर के बाद कभी भी मिल सकता है, पर 30 नवंबर या उससे पहले नहीं मिलेगा। ये सरकारी कर्मचारियों के लिए नियम है। जिस महीने वो नौकरी पूरी कर लेते हैं उनकी सैलरी अगले महीने दी जाती है, ठीक है। जबकि नॉन गवर्नमेंट सर्वेंट के केस में ऐसा होता है इन जनरल कि जिस महीने उन्होंने नौकरी की उस महीने की लास्ट डेट तक उनको वेतन दे दिया जाता है। यदि कुंदन कुमार हमारे यदि नॉन गवर्नमेंट सर्वेंट हैं तो नवंबर में यदि उन्होंने नौकरी करी 1 नवंबर से 30 नवंबर तक, तो सैलरी उनको नवंबर महीने की 30 नवंबर तक मिल जाएगी। 30 नवंबर से पहले 1-2 दिन पहले भी हो सकता है, पर 30 नवंबर तक मिल जाएगी। तो क्योंकि गवर्नमेंट सर्वेंट को सैलरी जिस महीने वो अर्न करता है, उपार्जित करता है, उस महीने न मिलकर के नेक्स्ट मंथ मिलती है, इसलिए इनके लिए प्रीवियस ईयर जो होगा वो ये होगा। यही नहीं,
यदि कोई प्राइवेट कंपनी में काम करने वाला व्यक्ति या नॉन गवर्नमेंट सर्वेंट हो और उसको भी यदि वेतन इसी प्रकार से सरकारी नियम के अनुसार दिया जाता है तो उनके लिए भी प्रीवियस ईयर सरकारी कर्मचारियों की भांति ही होगा। अर्थात यदि वे व्यक्ति जिनका वेतन जिस महीने ड्यू होता है, पेबल होता है, उस महीने न प्राप्त हो करके अगले महीने प्राप्त होता है, उन कर्मचारियों के लिए प्रीवियस ईयर 1 मार्च से शुरू माना जाएगा और अगले वर्ष 28 फरवरी को समाप्त होगा सभी के लिए। क्योंकि गवर्नमेंट सर्वेंट्स में सभी में ये स्थिति है, इसलिए गवर्नमेंट सर्वेंट के लिए तो क्लियर कट ये बात है। परंतु प्रश्न में कभी आपसे ये पूछ लिया जाए कि मिस्टर कुंदन कुमार नॉन गवर्नमेंट सर्वेंट हैं परंतु उनका वेतन अगले महीने प्राप्त होता है, जिस महीने वो ड्यू होता है, देय होता है, उस महीने प्राप्त न होकर के अगले महीने प्राप्त होता है, तो कुंदन कुमार को भी गवर्नमेंट सर्वेंट की तरह ट्रीट किया जाएगा कैलकुलेशन के पर्पज़ के लिए। इनकम टैक्स में कैलकुलेशन पर्पसेस के लिए कुंदन कुमार को भी यहाँ पर फिर गवर्नमेंट सर्वेंट की तरह ट्रीट किया जाएगा। अर्थात उसका भी फिर प्रीवियस ईयर गवर्नमेंट सर्वेंट की तरह 1 मार्च से लेकर के अगले वर्ष 28 फरवरी या 29 फरवरी जो भी डेट आएगी उसको होगा। इस बात का ख्याल रहे। बात समझ में आ गई। अब जब हमारे प्रीवियस ईयर में चेंज हो गया है तो पे का भी चेंज होना स्वाभाविक है। ठीक है, यहाँ तक कोई चेंज नहीं होगा। उन्होंने ये पे स्केल दे रखा है और 1/6/2015 को ज्वाइन करता है 15,000 पर, प्लस 2 इंक्रीमेंट देता, 500 के 2 इंक्रीमेंट दिए थे, 1,000 रुपये इंक्रीमेंट का, और 16,000 रुपये उनको फिक्स किया है 1/6/2015 को। तो 1/6/15 से ये पहला स्केल यही, दूसरा स्केल यही, तीसरा चौथा ये स्केल तो यही रहेंगे। अब हमारा ये आया प्रीवियस ईयर 1/3/19 से 1/3/19 को रहेगी सैलरी उसकी 1/3/19 आ रहा है हमारा यहाँ पर इस ब्रैकेट में 17,500 के सामने। तो 1/3/19 को उसकी पे रहेगी 17,500, 1/4/19 को रहेगी 17,500, 1/5/19 को भी रहेगी 17,500 और फिर 6 में चेंज हो जाएगा फ्रॉम 1/6/19 टू 28 फरवरी 2020 28 फरवरी से 29 फरवरी होता है 2020 में, ध्यान रखिएगा। तो 1/6/19 से 28 फरवरी 2019 तक कितना हो गया? जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, 9 महीने। इट इज़ 17,500 इंटू 9, ये रहेगा 17,500 इंटू 3 फॉर 9 मंथ्स। अब आपके ये हो जाएगा कैलकुलेशन 0, 52,500 तो ये, $500 4 5 का 1 2,14,500 चेक कीजिएगा, 2,14,500 ठीक है। ये टोटल पे रहेगी, टोटल पे फॉर प्रीवियस ईयर 2019-20 ये पे रहेगी। देखिएगा चेंजेस समझ में आया आपके। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं ताकि आपको और पोजीशन थोड़ी क्लियर हो जाए।
ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 2 पर बात करते हैं। शॉर्ट लेना इनको जिनको ले लेंगे। और देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहता है, इसी तरह से बात है। ये बिगिनिंग जो क्वेश्चन है ये समझने के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें आगे कैलकुलेशन आएंगे 4-5 बड़े कॉम्प्लिकेटेड, ग्रेच्युटी, कम्यूटेशन ऑफ पे, कंपनसेशन, रिट्रेचमेंट, ये 4 कैलकुलेशन बड़े टिपिकल होते हैं। उनमें थोड़ा थोड़ा माइनर अंतर होता है, पर बड़ी परेशानी में वो डाल देते हैं कई बार। देखिएगा क्या कह रहा है ये इस क्वेश्चन नंबर 2 में। ये कहता है श्री रवि प्रकाश श्री राम केमिकल्स लिमिटेड दिल्ली में 6400-400 9600 के वेतनमान में हैं। ये मिस्टर रवि प्रकाश। और पे स्केल है इनका 6400-400-9600। ये पे स्केल है इसका। 1 जून 2013 को 6400 प्राइमरी वेतन पर नियुक्त हुए। ज्वाइंड 1 जून 1/6/2013 को पे था उनका 6400 ये पे थी। ठीक है, फिर कहता है कि उन्हें वेतन का 40% महंगाई भत्ता DA 40% ऑफ पे, वेतन का 40% महंगाई भत्ता तथा 10% क्षतिपूर्ति भत्ता दिया जाता है। CCA क्या होता है बताएंगे अभी। 10% ऑफ पे। कर्मचारी 20-21 के लिए उनके वेतन शीर्षक के सकल आय की गणना कीजिए। यदि वे कंपनी के बजाय सरकारी सेवा में हो तो उनकी आय कितनी होगी। तो फिर वही 2 प्रश्न है हमारे सामने। पहली स्थिति ए नॉन गवर्नमेंट सर्वेंट, और दूसरी स्थिति व्हेन ही इज ए गवर्नमेंट सर्वेंट। ये देखिएगा इस आपके सामने पिक्चर इस तरह की। प्रश्न समझ में आ रहा है आपको। मिस्टर रवि प्रकाश है जो पे स्केल 6400-400-9600 में अपॉइंट किए गए हैं, और उनका अपॉइंटमेंट हुआ है 1/6/2013 को, और उस दिन उनको बेसिक पे 6400 दिया गया था मूल वेतन। ठीक है, पिछले प्रश्न की तरह इसमें एडवांस इंक्रीमेंट नहीं दे रहा है। ओके, उसके साथ साथ वेतन का 10% CCA और 40% DA महंगाई भत्ता होता है। CCA सिटी कंपनसेटरी अलाउंस, देखिएगा CCA सिटी कंपनसेटरी अलाउंस, नगर क्षतिपूर्ति भत्ता। आप जानते हैं कि जो नगर जितना बड़ा होता है वहाँ पर महंगाई छोटे नगरों के कंपैरिजन में अधिक होती है। इसलिए ऐसे नगरों में जैसे जयपुर, राजस्थान में जयपुर है, जोधपुर है, उदयपुर इत्यादि, अजमेर भी है उसमें, तो बड़े नगरों में कर्मचारी को एक क्षतिपूर्ति रूप में राशि दी जाती है, उसे CCA कहा जाता है। हर जगह नहीं मिलता है, जिनको सरकार ने बड़ा नगर माना है उन्हीं को दिया जाता है, बाकी को नहीं। दिल्ली में यहाँ से ज़्यादा कि जे बम्बई में और अधिक रेट है, इस तरह से। तो बड़े नगरों में
अधिक खर्च होने के कारण, क्योंकि कई तरह खर्च करने पड़ते हैं, आने जाने के लिए आवागमन का साधन चाहिए, नहीं तो ट्रांसपोर्ट पर आपके टैक्सी है, बस है, टेम्पो है, लोकल ट्रेन है, उनमें सफ़र करना पड़ता है, उसमें पैसा खर्च होता है इत्यादि। इसलिए उनको एक निश्चित राशि हर एक के अलग अलग नियम है, उसके हिसाब से उनको दी जाती रहती है। उसे नगर क्षतिपूर्ति भत्ता, सिटी कंपनसेटरी अलाउंस, CCA कहा जाता है। ठीक है, ओके। पहले हम मान कर के चल रहे हैं हमारा कर्मचारी रवि प्रकाश जो है वो नॉन गवर्नमेंट सर्वेंट है। जैसे कि प्रश्न में दिया हुआ, जब ये नॉन गवर्नमेंट सर्वेंट है तो पे स्केल इसका हमें दे रखा है, इट इज 6400-400-9600 और ज्वाइन किया है इसने, और ज्वाइनिंग डेट है 1/6/2013 को, और पे थी इस दिन इनकी, इट इज़ 6400। ज्वाइन करने के बाद पे थी 1/6/2013 को 6400 रुपये। तो 1/6/13 को ये थी, 1/7/14 को अलग हो जाएगी। तो 1/6/13 से 30/5/14 तक पे रहेगी इसकी 6400। फिर एक साल पूरा हो गया, 1/6/14 से 30/5/15 तक पे रहेगी। 400 रुपये बढ़ाइएगा, प्लस 400 करें तो ये हो जाएगी 6800। फिर 1/6/15 से 30/5/16 तक पे फिर 400 रुपये बढ़ाएंगे, तो 6800 में 400 जोड़ेंगे तो 7200 हो जाएगा। फिर 1/6/16 से 30/5/17 तक पे रहेगी, फिर 400 रुपये जोड़ी 7200 में तो 7600 हो जाएगी। फिर 1/6/17 टू 30/5/18 फिर प्लस 400 करेंगे तो 8000 हो जाएगी। फिर 1/6/18 टू 30/5/19 तक फिर 400 प्लस करेंगे और वे पे हो जाएगी 8400। फिर 1/6/19 टू 30/5/20 को ये पे हो जाएगी 400 प्लस और करेंगे तो ये हो जाएगा 9200। ये टेबल आपको बनानी होगी वर्किंग नोट में, ये पे रहेगी। अब क्योंकि नॉन गवर्नमेंट सर्वेंट है तो इसका प्रीवियस ईयर फ्रॉम 1 अप्रैल 2019 टू 31 मार्च 2020, ये उसका प्रीवियस ईयर होगा नॉन गवर्नमेंट सर्वेंट के केस में। गवर्नमेंट सर्वेंट के केस में चेंज है, तो ये रहेगा। तो अब हम देखें कि 1/4/19 किस ब्रैकेट में आ रहा है। ये देखो, ये रहा 19, 1/6/18 से 30/5/19 ये आ गया। तो 30/5 तो 1 अप्रैल यहीं आएगा इसी ब्रैकेट में। तो देखना, अप्रैल 19 पे रहेगी 8400, मई 19 पे रहेगी 8400 और 1/6/19 ये आ गया यहाँ
इसमें जून से फ्रॉम जून 2019 टू हमारा 31 मार्च है, 31 मार्च 2020, ये 10 मंथ्स हो गए। गिन लीजिए, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 10 महीने, 10 मंथ्स। और यहाँ पर सैलरी रहेगी इसकी, इट इज़ 9200। तो इसका मतलब ये 2 महीने से गुणा कर दें और 92 को 10 से गुणा करें तो 92,000। टोटल बेसिक पे 1,08,800। ये मूल वेतन का टोटल है अभी, क्योंकि महंगे भत्ता और ये अलग है, अभी ध्यान रहे, अभी इनका कैलकुलेशन बाकी। मूल वेतन इसका ये हुआ, टोटल बेसिक पे इतनी रहेगी। और अब वो कहता टोटल पे बताइए, ग्रोस टोटल पे, तो उसमें जोड़ दें DA एट द रेट ऑफ 40% ऑफ पे, 40% ऑफ पे है 1,08,800। इसका 40% कैलकुलेशन करें, इंटू 40%, 43,520। ये 43,520 DA, add again CCA at the rate of 10% of पे का 10% लें तो पे है 1,08,800 इंटू 10% एंड इट इज़ 10,880। अब तीनों का टोटल कर लें, प्लस 10,880 प्लस 10,880, इट इज़ 1,63,200। चेक कीजिएगा सेकंड क्वेश्चन का। पहले कहा है गवर्नमेंट सर्वेंट, पहला केस क्या है, सेकंड का 84,200। इंटू 2, ये ठीक है। फिर 8,400 30/19 का, तो अप्रैल और मई, जून में हो गया 400। ये गलती हो रही है, देखिएगा, ये 8,400 में 400 ऐड करेंगे तो 8,800 होगा। सॉरी, देखिएगा ये गलती हुई है, तो यहाँ पर ये रहेगा 8,800 और 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू बनेगी, इट इज़ 88,000। प्लीज़ मेक दिस करेक्शन, लिखने में गलती हो गई। अब इसका टोटल करेंगे तो ये 008 1,04,800, ये 1,04,800 इंटू 40%, 1,04,800 इंटू 40%, 41,920
और यहाँ पर 1,04,800 का 10%, 10,480। अब टोटल करेंगे तो ये हो जाएगा 41,920, 10,480 प्लस 1,04,800, 1,57,200 टोटल पे। ये देखिए अब है टोटल सैलरी। प्लीज़ मेक दिस करेक्शन। यहाँ पर ये 400 रुपये 8,400 में जोड़े तो 8800 होगा, गलती से 9200 लिखने में आ गया, तो आई एम सॉरी, उसके लिए करेक्शन कर लीजिएगा। ये करेक्शन होने के बाद फिगर आएगा, टोटल सैलरी बनती है ये। आई थिंक इट इज़ क्वाइट क्लियर टू यू नाउ। Now let us come to the B part of this question, and when our assessee, he is Mr. Ravi Prakash, is presuming a government servant, ये चेंज हो रहा है यहाँ पर, A की जगह B और नॉन गवर्नमेंट की जगह गवर्नमेंट सर्वेंट। एक चेंज तो ये हुआ। दूसरा चेंज, प्रीवियस ईयर इसका होगा 1/4 की जगह 1/3/2019 से, और चेंज होगा 28 फरवरी या 29 फरवरी जो भी डेट है 2020 तक। 2020 जो है 29 फरवरी हुआ, इसलिए 29 लिखा। तो ये पीरियड रहेगा इसका। यदि रवि प्रकाश गवर्नमेंट सर्वेंट है तो आपको, जैसे अभी बताया थोड़ी देर पहले, फिर सुन लीजिएगा कि वे व्यक्ति जिनकी सैलरी जिस मंथ ड्यू होती है उस महीने प्राप्त न होकर अगले महीने प्राप्त हो, जैसे कि जनरली सभी गवर्नमेंट सर्वेंट्स की होती है उनकी, तथा यदि कोई नॉन गवर्नमेंट सर्वेंट है उनकी सैलरी भी गवर्नमेंट सर्वेंट्स की तरह ही जिस महीने ड्यू होती है उस महीने न मिलकर के अगले महीने मिलती है, उनके लिए भी प्रीवियस ईयर जो होगा वो 1 अप्रैल के स्थान पर 1 मार्च से शुरू होगा और समाप्त होगा 28 फरवरी को अगले वर्ष, जबकि दूसरों का 31 मार्च को समाप्त होता है, इनका होगा 28 फरवरी को। ये ख्याल रखना है। तो अब हमारा रवि प्रकाश ये मानते हुए कि गवर्नमेंट सर्वेंट है, कैलकुलेशन करेंगे तो इस प्रकार से होगा। ये शॉर्ट ले लीजिएगा और आइएगा देखते हैं इनका। नाउ हिज सैलरी विल स्टार्ट फ्रॉम द प्रीवियस ईयर विच इज़ गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम द 1 मार्च 1/3/2019। किस ब्रैकेट में आ रहा है? ये रहा ब्रैकेट अगेन, 1 से 28, 30, 5, 19 वाला ब्रैकेट। तो देखिएगा 30 मई 19 तक सैलरी 8,400 है। इसका मतलब मार्च 2019 सैलरी इज 8,400, अप्रैल 19 again the same amount 4,400, May 2019 same amount, and this is for 3 months multiplied by 3, 25,200, and from June 2019 to 29th February 2020 pay at the rate of, ये नेक्स्ट वाला स्लैब 8,800। तो ये होगा इस पीरियड में 8,800
इंटू 3 महीने वो हो गए तो 9 महीने की ये सैलरी रहेगी। और ये रहेगा 0 2 7 79,200 and now the total will be 79,200 plus 25,200 plus 79,200 1,04,400 total pay। फिर एड DA at the rate of 40% into 1,04,400 का 40% 41,760 add CCA at the rate of 10% of pay it is 10,440। now total gross salary कुल सकल वेतन प्लस 10,440 प्लस 1,04,400 इट इज़ 1,56,600। ये टोटल सैलरी इनकी ग्रॉस सैलरी इस प्रकार से कैलकुलेट की जाएगी। देखिएगा क्वेश्चन, ये इसकी बेसिक बातें हैं। क्वेश्चंस तो अब बनेंगे इसके आधार पर, ये तो इसके बैकग्राउंड हैं, क्वेश्चन नहीं है ये। क्वेश्चंस तो अब बनेंगे, परंतु उससे पहले आपको सैलरी मालूम करने के लिए ये एक्सरसाइज करनी होगी, क्योंकि सैलरी अब मालूम हुई है, उसके बाद जो कैलकुलेशन होने हैं वो अब होंगे, वो जो भी आपको प्रश्न में देंगे। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 1 और 2 दे रखे हैं, ये तो केवल जो आएंगे क्वेश्चन उनकी भूमिकाएं हैं, बैकग्राउंड है, ये भी तैयार हुआ है आपका। आगे अब क्वेश्चन आपको करने हैं। So I think it is quite clear to you. For the time being, it is sufficient enough. In the next session, we will be talking on the new variety relating to pay scale of the salary. Thank you. Wish you all good luck.